हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस क्लासरूम में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा मॉर्निंग सेशन चल रहा है। मॉर्निंग सेशन में मैं आप लोगों को करा रही हूँ क्या, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच इज कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ 1 जुलाई 1882। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम ऑलरेडी इसमें जो करा चुके हैं कंप्लीट चैप्टर 1 मैंने आपको पढ़ाया था कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है सेक्शन 1 में मैंने क्या पढ़ाया। सेक्शन 1 में मैंने आपको पढ़ाया नेम, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ओके, उसके बाद सेक्शन 2 विच इज़ रिपील, और सेक्शन 3 जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि टोटल नंबर ऑफ 7 इंटरप्रिटेशन क्लॉज। वहाँ पे इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, आप लोग याद रखिएगा। तो वहाँ पे हमने कितने क्लॉज करे, 7 इंटरप्रिटेशन क्लॉज थे, जिसमें से फर्स्ट हमने करा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, सेकंड हमने करा वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का, थर्ड हमने करा अटेस्टेशन का, उसके बाद हमने 4 हमने पढ़ा किसका, रजिस्टर्ड का। उसके बाद हमने 5 पढ़ा, 5 हमने किसका पढ़ा था, एम्बेडेड वाला जो पढ़ा था वो पढ़ा था। और उसके बाद हमने 6 हमने पढ़ा क्या, एक्शनेबल क्लेम, और 7 हमने पढ़ा नोटिस। ठीक है, एक्शनेबल क्लेम और नोटिस, ये हमने 7 पढ़े। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या एक्ट लागू होंगे, क्या नहीं होंगे, वो चीज़ इसमें बताई गई है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तभी आपको बताया था कि हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 को डिवाइड। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जिसमें पहला पार्ट जो होगा वो रिलेटेड होगा मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों से, और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों से जब वो अटैच्ड होगा तो उसमें हम कितने सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 5 से लेकर सेक्शन नंबर 37 तक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। और उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड होगा ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी से। ओके, तो वो हम पढ़ेंगे कहाँ से, 38 से लेके 53A तक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, रिवाइज हो गया। देखिए, कभी भी हम किसी भी एक्ट को लेते हैं तो उसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पिछला हम जरूर रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने से क्या होता है कि आपको वो चीज़ लर्न हो जाती है, आपके माइंड में सेट हो जाती है। साथ ही जो पिछली चीज़ें होती है वो रिलेटेड होती है आगे वाले सेक्शनों से, तो आपको वो रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है उसका रिवीजन टेस्ट सीरीज लेके आ रही हूँ। वो मैं लेके आ रही हूँ बहुत जल्दी संडे को होपफुली कि मैं आप लोगों की वो क्लास लूँगी और उसमें मैं आप लोगों को पूरा रिवीजन कराऊंगी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का। जो लोग मेरे संग वीडियो में जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे संग पढ़ रहे हैं, वो लोग राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के लिए तैयार रहे, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है मैं क्वेश्चन फॉर्म में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूँ, तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को देने होंगे। तो संडे को आप लोग तैयार रहें। ठीक है, साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देती रहती हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है, राजस्थान का जो 3 एक्ट जुड़े हैं नए वाले, तो उसमें जो एक एक्ट जिसका मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले डिक्लेरेशन किया था कि वो एक्ट मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, इंडिसेंट वुमेन वाला। तो इंडिसेंट वुमेन 1986 वाला जो एक्ट है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। हो सकता है उसकी मैं सिर्फ 2 क्लास लूँ और 2 क्लास में उसका ऐसा पोस्टमार्टम हम करेंगे, इस तरीके से उस एक्ट को हम पढ़ेंगे कि आपको आने वाले राजस्थान के एग्जाम में, MP के एग्जाम में वो आपको कहीं से भी क्वेश्चन छूटे ना। तो हम उसको इस तरीके से प्रिपेयर करके ला रहे हैं। इस तरीके से मैं आप लोगों के सामने रखूंगी कि आप लोग यहीं बैठ के एक क्लास लेने के बाद आप उसके क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाएंगे। तो रेडी रहिएगा आप इन दोनों एक्ट के लिए, जो कि है माइनर एक्ट है, लेकिन क्वेश्चन इनमें से जरूर आना है। क्योंकि एक तो ये कि ये तीनों एक्ट जो जुड़े हैं वो तो जुड़े हैं क्या, नए एक्ट जुड़े हैं अमेंडमेंट करके, तो उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। और वो क्वेश्चन मैं जो आपको पढ़ाऊंगी उसमें से 101% क्वेश्चन आपका फंसेगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैं राजस्थान रेंट कंट्रोल रिवीजन क्लास लेके आऊँगी वो भी आपका ऐसे होगा जिसमें आपको कहीं से और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, इतने ही पढ़ने से आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो बने रहिएगा आप मेरे संग। वीडियो में मिलते हैं हम अपने, जब भी मैं आपको करूँगी उसके एक दिन पहले मैं आपको डिक्लेरेशन कर दूँगी, और संडे की मैंने आपको डिक्लेरेशन कर दी है। तो चलिए करते हैं आज का हम अपना टॉपिक कंप्लीट। और टॉपिक में क्या है हमारा आज का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ज़्यादा स्पीड हो गई, ठीक है। चलिए, कब से कमेंस हुआ, ये 1 जुलाई 1882 से कमेंस हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 का जो चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशन, चैप्टर का नेम कहता क्या है इसका टाइटल। तो टाइटल है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बाय द पार्टी, जो पार्टीज होंगी वो कैसे उसको अंतरण कर सकेंगी। ठीक है, तो अंतरण करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन बनेंगे वो बताया गया सेक्शन नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया, 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। पहला कौन सा,
द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है, वेदर मूवेबल और इमूवेबल। तो वेदर मूवेबल और इमूवेबल कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, सेक्शन 5 to 37 तक दिया हुआ है, ठीक है। इतना मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, विच इज इम्पॉर्टेंट। अब आप कहोगे मैम आप इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों बता रही हो, तो ये जो सेक्शन है इसी के बेस्ड पे हमारा पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट चलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था डेफिनेशन कराते समय, सॉरी इंटरप्रिटेशन क्लॉज कराते समय मैंने आप लोगों को बताया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही पूरा एक्ट चलने वाला है। जब तक आप इसको नहीं सीखोगे तो आगे आप रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आगे हम उस वाले पड़ाव पे आने पे साथ में मैं अब आपको बता रही सेक्शन नंबर 5 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अगर आपने नहीं सीखा तो आप प्रॉपर्टी और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को नहीं सीख पाएंगे। तो क्या कहता है सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अंतरण। क्या बताया है इसमें, डिफाइन बताया है कि डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया है कि संपत्ति का अंतरण कैसे किया जाएगा, यहाँ पे इन्होंने ये डिफाइन किया है, ठीक है। तो अब हम इसको जल्दी से आप लोग जो लोग मेरे संग पढ़ रहे हैं वो लोग नोट डाउन करना चालू कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंटेंट्स कुछ इस तरीके से कि आपको अगर आज मेरी वीडियो में आप लोगों ने पढ़ लिया तो हो सकता है कि दोबारा से उठा के पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सेट हो जाए वो माइंड में, ठीक है। इन्होंने बताया, इन्होंने एक लंबी सी डेफिनेशन इन्होंने बहुत अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया, लेकिन कैसे किया वो मैं आपको टुकड़ों में बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो किस तरीके से होगी, यानी कि संपत्ति का अंतरण किस तरीके से होगा। तो संपत्ति का अंतरण कैसे होगा, अब देखिए एन एक्ट, कोई ऐसा कार्य किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है जब ट्रांसफर करोगे तो कुछ ना कुछ तो एक्ट आपको करना ही पड़ेगा, तो वो एक्ट कैसे होगा, तो इन्होंने बताया एन एक्ट, एक कार्य किया जाएगा, ठीक है, कार्य किया जाएगा। द एक्ट, जो कार्य होगा वो कैसे होगा, मस्ट बी, जरूरी है, वाइल लिविंग पर्सन, नोट डाउन, वाइल लिविंग पर्सन, लिविंग मतलब कि जो व्यक्ति जीवित है, ठीक है, वाइल अ लिविंग पर्सन। अब इसमें पॉइंट देखिएगा, मैंने आपको एन बताया एन एक्ट, द एक्ट मस्ट बी बाय अ लिविंग पर्सन, कि ये कार्य करना जरूरी होगा किसके द्वारा, एक जीवित व्यक्ति के द्वारा। आप किसी मरे हुए व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो नहीं करा सकते, है ना, तो ट्रांसफर करने वाला कौन होगा, व्यक्ति, जीवित व्यक्ति होगा, ठीक है, तो जीवित व्यक्ति के द्वारा होगा, ठीक है। अब कैसे होगा, तो इन्होंने बताया, मैंने इसमें आपको 4 पॉइंट बताए, वो 4 पॉइंट देखिए कैसे होंगे। टू एंड अनदर लिविंग पर्सन, किसी और व्यक्ति को करके, टू मोर अदर लिविंग पर्सन, किसी और 2 या 2 से अधिक या मोर देन 1 पर्सन से अधिक व्यक्ति को ट्रांसफर करके, टू हिमसेल्फ, खुद के द्वारा, खुद को करके, टू हिमसेल्फ और एंड 1 और मोर लिविंग पर्सन, खुद को भी ट्रांसफर कर सकता है और कैसे, एक या अधिक लिविंग पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकता है। अंडरस्टैंड, क्या कहा मैंने कि द एक्ट मस्ट बी लिविंग पर्सन, अंडरस्कोर क्या करेंगे हम इसका, टू एंड अनदर लिविंग पर्सन, किसी और जो अदर्स जीवित व्यक्ति होगी उनको ही तो ट्रांसफर करोगे। मोर देन 1 अदर लिविंग पर्सन, जो एक से अधिक व्यक्ति है उनको भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि एक साथ वो 3-4 लोगों को भी ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद टू हिमसेल्फ, खुद को भी ट्रांसफर कर सकता है, टू हिमसेल्फ एंड 1 और मोर लिविंग पर्सन, तो खुद को भी करेगा और साथ में अलग व्यक्ति जो कि जीवित है उनको भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने द एक्ट कन्वे द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, जो एक्ट किया जा रहा है, जो एक्ट कन्वे किया जा रहा है, एग्जिस्टिंग जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसके लिए, इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि आज भी कर सकता है, आज के लिए भी कर सकता है, यानी कि प्रेजेंट में भी कर सकता है, और कब कर सकता है, और वो कर सकता है फ्यूचर यानी भविष्य के लिए भी कर सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है वो किस तरीके से कार्य करता है, क्या वो प्रेजेंट एक्ट है, पास्ट एक्ट है, फ्यूचर एक्ट है, तो कैसा होगा, या वो ए और सी दोनों है, तो क्या होगा, ए और सी दोनों है, क्यों, क्योंकि वो प्रेजेंट में भी कर सकता है और फ्यूचर में भी कर सकता है। इज दैट क्लियर, ओके। चलिए, द एक्ट कन्वे द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, इतना बात आप लोगों को समझने है। इतनी सी बात कहता है सेक्शन नंबर 5, जो कि डिपेंड करता है पूरे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पर, ठीक है। तो अब इसमें हम एक केस देखेंगे, तो ये कहता है कि लिविंग पर्सन, तो लिविंग पर्सन के लिए इन्होंने एक जो केस लिया वो क्या लिया,
सुनील सिद्धार्थ बाई वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1986। सुनील सिद्धार्थ बाई वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1986। टेंशन मत लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये लिखा हुआ, ठीक है। मैंने आपके लिए चैट बॉक्स में इसको डाल दूंगी, ठीक है। तो ये क्या है, सुनील सिद्धार्थ बाई वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1986, ठीक है। तो क्या कहा इसमें, इन्होंने कहा कि अगर कोई ट्रांसफर एक जीवित व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को किया गया है तो वो ट्रांसफर कैसा होगा, वो वैलिड ट्रांसफर होगा। कैसा होगा, वो वैलिड ट्रांसफर होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ने अगर आप लोग बैठे हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अगर आप करने बैठे हो तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ना मस्ट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर ही हमारा पूरा ये चलेगा। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है उनको मैं सजेस्ट करूंगी, आई वुड लाइक टू से कि आप लोग प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूर पढ़ें, ठीक है। आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप जरूर पढ़ें। साथ ही आप लोग पढ़ें रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट अगर आप साथ में पढ़ते हो तो आपका ये जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है इसको समझने में कहीं भी गलती नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बढ़ने के बाद हम करते हैं सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 मैंने आपको बताया ना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या गड़बड़ है। पढ़ने में इजी है, समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी, लेकिन पता है क्या इसमें दिक्कत है। इसमें दिक्कत एक्चुअल में ये है कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसमें जहाँ देखो वो नेगेटिव चीज़ें आ गई, नेगेटिव तरीके से सब चीज़ें दे रखी हैं। अब मैंने आपको बताया था ना इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, वहाँ पे इन्होंने बता दिया, वहाँ पे क्या कहा, नेगेटिव डेफिनेशन दे दी थी ना। उसी तरीके से इन्होंने सेक्शन 6 में कर दिया। इन्होंने कहा व्हाट में ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हर चीज़ ट्रांसफर की जा सकती है सिवाय, इन्होंने फिर वो लगा दिया एक्सेप्ट। तो इन्होंने जो लंबा चौड़ा सा दिया ना 9-10 पॉइंट्स जो दिए वो काई के दी थी, नेगेटिव पॉइंट्स के लिए, कि क्या ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो हमको क्या याद रखना, ट्रांसफर क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। बाकी सब तो ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन जो ट्रांसफर नहीं हो रहा है वो 9 पॉइंट हमें याद करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसका भी पोस्टमार्टम कैसे करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट हैं, घबराना तो हमें किसी चीज़ से है नहीं है, क्योंकि हम परिपूर्ण होते हैं। परिपूर्ण क्यों होते हैं, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम लोगों की जो सहनशीलता होती है ना वो बहुत ऊपर निकल चुकी होती है पढ़ते पढ़ते। वो आप लोग भी जानते होंगे, मैं भी जानती हूँ। क्यों जानती होंगी, क्योंकि लोग ना इतना बोलते हैं, बोल बोल के उनकी सुन के हम लोग इतने भर जाते हैं कि हम ये सोचते हैं भाड़ में जाओ, सब छोड़ो, हमें तो सिर्फ पढ़ना है। पढ़ के क्या करना है, हमें तो उस चीज़ का एनालाइज निकालना है। अब वो चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो राइट हो, चाहे वो रॉन्ग हो, उसका हमें सही तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए, अदरवाइज मत लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि हम लॉ के, मैंने बताया लॉ के स्टूडेंट है, पूरे परिपक्व हो चुके हैं। तो चलिए सेक्शन 6 क्या कहता है, व्हाट में ट्रांसफर, क्या अंतरित किया जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, बैरट उठाइएगा अपना। तो बैरट उठाने के बाद आप देखिएगा, इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी कांट बी ट्रांसफर्ड, यानी कि जो ये प्रॉपर्टी इन्होंने दी है वो ट्रांसफर नहीं हो सकेंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकेंगी, तो इन्होंने बताया फर्स्ट इन्होंने क्या बताया, इन्होंने फर्स्ट बताया सेक्शन 6 का, कि इन्होंने बताया कि स्पेस सक्सेशन, क्या बताया, स्पेस सक्सेशन। अब स्पेस सक्सेशन बताया कि संभावना मात्र का अंतरण, यानी कि आप लोगों को सिर्फ एक ये संभावना है, ये स्पेस है कि आपको ये अंतरण जो होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। संभावना की बेस पे कोई ट्रांसफर अगर आप करना चाहते हो तो बता दिया जाएगा आपको कि भाई आप इस तरीके की ट्रांसफर नहीं कर सकते। कैसा होगा वो संभावना, इन्होंने 3 पॉइंट फिर इसमें बताए। नंबर 1 इन्होंने बताया the chance of an heir apparent succeeding to an estate, किसी प्रत्यक्ष वारिस की विरासत की संभावना, यानी कि किसी ऐसे वारिस की जो कि हेयर एपेरेंट है, यानी कि हेयर एपेरेंट
ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया किसी द चांस ऑफ रिलेटिंग ऑब्टेनिंग अ लीगेसी ऑन द डेथ ऑफ किंग्समैन, यानी कि वसीयतकर्ता की मृत्यु पर वसीयत संपदा प्राप्त करने का अधिकार। क्या आप ये चीज़ ट्रांसफर कर सकते हो कि जो बिल लिख रहा है आपके लिए, जो बिल लिखेगा वो बिल जब वो मर जाएगा तो मैं उसके बाद किसी और को ट्रांसफर कर दूंगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या बताया कि वसीयतकर्ता यानी कि बिल, ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया कि एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटीज ऑफ ए लाइक नेचर, इस प्रकृति की अन्य संभावना यानी कि लाइक नेचर, ठीक है। हाँ, अब इन्होंने ये तो बताया फर्स्ट के 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो पॉइंट हो गया फर्स्ट, क्या कैसे ऐसी कोई संभावना जो कि हेयर अपेरेंट को मिलने वाली हो, ऐसी कोई संभावना जो वसीयत करके जाएगा उसके बाद वो ट्रांसफर करना हो। और तीसरा उन्होंने कि ऐसी प्रकृति की हो, ऐसी प्रकृति की अन्य संभावनाएं, यानी कि मान लीजिए कि जैसे कि आज मैंने आपके लिए डीड लिखी, डीड करने वाला मर जाएगा तो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ नहीं हो सकता? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन नंबर 6 में ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने सेकंड पॉइंट बताया। सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला राइट ऑफ री एंट्री, राइट ऑफ री एंट्री फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट ठीक है। कंडीशन यानी कि उत्तर भावी शर्त के भंग के कारण पुनः प्रवेश करने का अधिकार, यानी कैसा अधिकार? री एंट्री, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि अगर ये व्यक्ति इस डेट को मर जाएगा, यानी कि पश्चातवर्ती डेट को मर जाएगा, तो कब क्या हो जाएगा? मैं आपको इस केस में दोबारा से एंट्री करा दूंगा। तो ऐसा ट्रांसफर कैसा होता है? ऐसा ट्रांसफर सेक्शन 6 में डिनाई किया गया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया सेक्शन नंबर 3, और सेक्शन नंबर 3 कहता है, सॉरी सबसेक्शन नंबर 3 कहता है एन ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम द डोमिनेंट हेरिटेज, यानी कि अधिभावी भूमि से पृथक सुखाधिकार, यानी कि जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है उस प्रॉपर्टी से कोई ऐसा ईजमेंट्री राइट लेने का अधिकार जो कि वो कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं उससे पृथक तरीके से आपको ईजमेंट्री राइट दिला दूंगा। तो कैसा राइट की यहाँ पे मना किया गया? ईजमेंट्री राइट के लिए यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। फिर उन्होंने बताया 4 पॉइंट, जो कि उन्होंने बताया पर्सनल राइट, यानी कि व्यक्तिगत अधिकार, यानी कि मान लीजिए जैसे मेरा एक व्यक्तिगत अधिकार है कि मैं इस चीज़ को, मेरी जो प्रॉपर्टी है मैं उसको ट्रांसफर करूँ नहीं करूँ, तो मैं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो पर्सनल राइट को इन्होंने डिनाई किया कि पर्सनल राइट में आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 4 नंबर उन्होंने बताया कि पर्सनल राइट। फिर उन्होंने 5 पॉइंट बताया। 5 पॉइंट इन्होंने बताया राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। अब बात आती है फ्यूचर मेंटेनेंस। अब जैसे मान लीजिए किसी हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हुआ है और डाइवोर्स होने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि मैं डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स कंप्लीट, और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि आप इसे मेंटेनेंस देंगे। तो जो फ्यूचर का मेंटेनेंस डिसाइड किया गया है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उस हस्बैंड के ऊपर जो मेंटेनेंस देगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, मैं अपना राइट जो है वो ट्रांसफर कर रहा हूँ, ट्रांसफर करके जो बी नामक व्यक्ति है वो इसको मेंटेनेंस देगा, क्या ऐसा ट्रांसफर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने क्या कहा? फ्यूचर मेंटेनेंस, ठीक है। फ्यूचर मेंटेनेंस को इन्होंने डिनाइड कर दिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि मेयर राइट टू स्यू, यानी कि वाद लाने का अधिकार। बड़ी अजीब सी बातें इसमें बताई गई है। वाद लाने का अधिकार, भाई वाद लाने का अधिकार उस व्यक्ति को होगा ना जिसको प्रॉब्लम हुई है, वो व्यक्ति आके वाद लेके आएगा ना। कोई ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम मुझे हुई है, मैं पार्टी बनना चाहती हूँ, मैं पार्टी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पड़ोसी उसकी वाद लेके आ रहे हैं। क्या ऐसा राइट ट्रांसफर किया जा सकता है? क्या कोर्ट उनकी सुनेगा? नहीं सुनेगा। यानी कि क्या होगा? जो राइट, कैसा राइट इन्होंने बताया कि राइट टू स्यू इन्होंने डिनाई करा कि ये ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि राइट ऑफ पब्लिक ऑफिस, सैलरी और पेंशन। वाह भाई वाह, आप कैसे ट्रांसफर कर दोगे? कैसे ट्रांसफर कर दोगे? अगर आपका पब्लिक सैलरी आ रही है, आपका पेंशन आ रही है, तो आप ही को तो मिलेगी ना।
आपको ही तो ट्रांसफ़र की जाएगी, किसी और व्यक्ति को ट्रांसफ़र तो नहीं की जा सकती। तो ऐसा भी इन्होंने मैंने यहाँ पे डिनाई कर दिया है। उसके बाद इन्होंने बताया कि स्टिपेंड्स, स्टिपेंड्स मतलब क्या होता है, वृत्तिकाएँ। जो वृत्तिकाएँ किसको दी जाती हैं, जैसे वृत्तिकाएँ किसको मिलती हैं, सैनिक हुए, नौसैनिक हुए, आर्मी स्टाफ हुआ, कुछ भी होता है, इन लोगों की जो वृत्तिकाएँ होती हैं उसको इन्होंने बोला कि वृत्तिकाएँ भी ट्रांसफ़र नहीं होंगी। उसके बाद इन्होंने बताया ट्रांसफ़र अपोज टू नेचर ऑफ द इंटरेस्ट or interest for unlawful object or consideration for disqualified person, हित के प्रकृति के प्रतिकूल विधि विरुद्ध उद्देश्य अथवा प्रतिफल के लिए, यानी कि आगे ना कंसिडरेशन के लिए, अनर्थ व्यक्ति के लिए अंतरण, यानी कि हित के प्रतिकूल कोई कार्य हो रहा है, यानी कि कोई ऐसा कार्य जो उसके हित में नहीं है, उसके इंटरेस्ट में नहीं है, उसको कोई कार्य किया जा रहा है, या कोई ऐसा कार्य जो अनलॉफुल है। अनलॉफुल कोई कार्य ट्रांसफर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि वो बार्ड बाय लॉ होता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कंसिडरेशन के लिए, कंसिडरेशन का भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कंसिडरेशन किसको देना होगा, जो पार्टी होगी उसको कंसिडरेशन करना होगा, ऐसे व्यक्ति का ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद इन्होंने बताया कि अधिभोग का हस्तांतरणीय अधिकार संपदा जिसके संबंध में राजस्व का संदाय नहीं किया गया है, प्रतिपाल्य अधिकार के प्रबंध के अधीन संपदा, यानी कि एस्टेट कोई ऐसी एस्टेट जिसको इन्होंने किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ऐसा इन्होंने यहाँ पे डिनाई किया है। तो पॉइंट आपको याद हो गए, कितने पॉइंट हो गए यहाँ पे, 9 पॉइंट है टोटल। क्या है, सक्सेशन का अधिकार, कंडीशन सब्सिक्वेंट का अधिकार, ईजमेंटरी राइट, पर्सन राइट, पर्सनल राइट, फ्यूचर मेंटेनेंस, राइट टू स्यू, और यानी कि स्टिपेंड्स, और साथ में इन्होंने बताया कि जो चीज़ ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, वो सारी चीज़ें कितने 9 पॉइंट्स में इन्होंने यहाँ पे बताई। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि क्या बताया है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में। इन्होंने बताया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन नंबर 6 में इन्होंने बताया कि क्या अंतरित किया जा सकता है, व्हाट मेड ट्रांसफर, लेकिन साथ में इन्होंने बताया कि सब चीज़ अंतरित की जा सकती है सिवाय इनवैलिड कंडीशंस। वो कंडीशन कौन कौन सी हैं आप लोगों को मैंने बता दी, ठीक है। आप लोग इस पेरेक को उठाकर प्लीज़ इसको पढ़ेगा, इसका एक इलस्ट्रेशन दिया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए करते आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ ही मैं आप लोगों को करा रही हूँ सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 फिर से वही बात करता है जो मैं आप लोगों को अभी कह रही थी, क्या कि आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना जरूरी है, क्यों जरूरी है, तो वो आज मैं आपको बताती हूँ सेक्शन नंबर 7 में। सेक्शन नंबर 7 में इन्होंने बताया है, सेक्शन नंबर 7 कहता है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। आ गई ना बात, जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग एटलीस्ट थम्स अप करिएगा। कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर कहाँ पढ़ते हैं, कंपिटेंसी हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 11। किसका 11, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। किसका सेक्शन 11 पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 11 किसका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। वहाँ क्या बताया कि कौन कॉम्पिटेंट होगा, तो वहाँ पे बताया गया है कि कॉम्पिटेंट व्यक्ति वो व्यक्ति होगा जो समझ रखता हो, ठीक है, जो कांटेक्ट करने के लिए एलिजिबल हो, जो कांटेक्ट कर सकता हो। वहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई कि कौन सा व्यक्ति कांटेक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होगा, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने सेक्शन 7 में बताया कि सेक्शन 7 कहता है कि एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट। इन्होंने बताया कि एवरी पर्सन, अब एवरी पर्सन क्या बताया है इन्होंने, एवरी पर्सन में क्या आएगा, ठीक है। पर्सन की डेफिनेशन हम कहाँ पढ़ते हैं, पर्सन की डेफिनेशन पढ़ते हैं आईपीसी में। वहाँ क्या बताया है, पर्सन में कौन इंक्लूड होगा, बोथ गर्ल और बॉय, यानी कि मैन और वुमेन दोनों होते हैं, बोथ होती है इसमें। तो एवरी पर्सन में क्या आ जाएगा, दोनों, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड एनेटेड टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। क्या होगा, इंटाइटल्ड हो जाएंगे वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी के लिए, एंड ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ऑथराइज हो जाएंगे डिस्पोज करने के लिए। किसका डिस्पोज करने के लिए, तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने के लिए। नॉट हिज ओन, इट्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी ईदर होली, यानी कि पूरी, और इन पार्ट, यानी कि किसी पार्ट का, एंड देयर एब्सोल्युटली और कंडीशनली, चाहे वो पूरा करें चाहे उसे कंडीशनली करें, इन द सर्कमस्टेंसेस,
ठीक है, टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर अलाउड एंड प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और जो कि प्रिस्क्राइब्ड हो, कहाँ प्रिस्क्राइब्ड हो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में प्रिस्क्राइब्ड हो, कैसा प्रिस्क्राइब्ड हो कि जो कि लॉफुली ट्रांसफर किया जा सकता हो। देख लेंगे, यानी कि इन्होंने बताया कि व्यक्ति को अंतरण करने की सक्षम होने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला कि व्यक्ति क्या हो, कॉम्पिटेंट हो। मैंने कॉम्पिटेंट आप लोगों को बता दिया, कहाँ पे कॉम्पिटेंट हो, सेक्शन 11 अंडर सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया संपत्ति का स्वामी हो, अंतर करने के अधिकार का रखता हो, यानी कि ओनर हो, और राइट रखता हो, काय का राइट रखता हो, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, ठीक है। वन में क्या बात बताई, 2 बात, 1 में बताया कॉम्पिटेंट और 2 में बताया 2 बातें। क्या 2 बातें बताई इन्होंने, ओनर हो, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी जो वो ट्रांसफर करने वाला है वो खुद ओनर हो। दूसरा राइट, RIGHT, राइट माने अधिकार रखता हो, कैसा अधिकार रखता हो, ट्रांसफर करने का। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया अंतरण करता, अंतरण उन्हीं परिस्थितियों में उसी सीमा तक उसी रीति से जो तत्व प्रबल विधि के द्वारा अनुज्ञात, यानी कि किसके द्वारा कैसी हो, लीगली हो। इन शॉर्ट वर्ड, लीगली ट्रांसफर करने का राइट रखता हो, ठीक है। तो ऐसा अंतर क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया गया ट्रांसफर कहलाएगा। सेक्शन 6 में जो डिफाइन किया वो सारी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकेगा, और वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, कॉम्पिटेंट विटनेस कहलाएगा। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सेक्शन 7 में क्या होता, पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर कौन होगा, जो कि डिफाइन किया हो कहाँ पे, अंडर सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन्होंने क्या बताया कि एवरी पर्सन हर वो व्यक्ति ट्रांसफर कर सकेगा जो खुद कॉम्पिटेंट हो, ओनर हो प्रॉपर्टी का, राइट टू ट्रांसफर रखता हो, और लीगली उसका राइट हो कि वो संपत्ति को विधि के अनुसार ट्रांसफर कर सके, ठीक है। होपफुली आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। सेक्शन 5 आपको समझ में आया होगा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी डिफाइन जो मैंने आपको बताया। उसके बाद 6 व्हाट में ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर किया जा सकता है, 9 कंडीशन जो मैंने आपको पढ़ाई वो समझ में आ गई होंगी। सेक्शन 7 कॉम्पिटेंसी बताई, कॉम्पिटेंसी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो खत्म करते हैं आज का हम अपना लक्ष्य यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। लेंथी वीडियो को देखने में लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, मुझे पढ़ाने में परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों को पढ़ने में परेशानी होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या कराते हैं हम, आगे कराएंगे हम, ऑब्वियसली बात है सेक्शन 8 से, देखते हैं कहाँ तक होता है। तब तक के लिए